नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे कठिन और सबसे ज्यादा दबाव वाली परीक्षा यानी कि यूपीएससी साल 2025 के फाइनल नतीजे आ चुके हैं और इस बार के नतीजों ने एक बात तो साफ कर दी है कि भारत की नौकरशाही का भविष्य अब रटे रटाए जवाबों से नहीं बल्कि हाजिर जवाबी, ईमानदारी और जमीनी हकीकत की समझ से तय हो रहा है। इस बार के रिजल्ट में उत्तर प्रदेश का डंका बजा है। यूपी के 50 से ज्यादा उम्मीदवारों ने फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। अमरोहा की सुरभि यादव ने 14वीं रैंक हासिल की है। बलिया की मोनिका श्रीवास्तव ने 16वीं रैंक, अलीगढ़ के विजय मुद्रल ने 54वीं रैंक और मेरठ के हर्ष नेहरा ने 74वीं रैंक हासिल करके ये साबित कर दिया है कि यूपी की मिट्टी में प्रशासनिक नेतृत्व की गहरी जड़ें हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि पैनल ने कैसे कैसे बाउंसर फेंके, इन भावी अफसरों ने उनके क्या क्या जवाब दिए और सबसे अहम बात यह है कि कल जो नए अफसर कुर्सी पर बैठेंगे उनकी मेंटलिटी, उनका विजन और उनकी कार्यशैली कैसी होने वाली है। जौनपुर के रहने वाले शुभम सिंह चंदेल, जिन्होंने 378वीं रैंक हासिल की है, उनसे इंटरव्यू में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो सीधे तौर पर एक राजनीतिक और सामाजिक बहस का हिस्सा है। सवाल था, यूपी में बुलडोजर जस्टिस से लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो रहा है, उससे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट में क्या फायदा होगा। यह एक ट्रैप वाला सवाल था। बुलडोजर जस्टिस शब्द मीडिया का दिया हुआ है, कोई कानूनी शब्द नहीं है। अगर उम्मीदवार भावनाओं में बहकर सिर्फ इसकी तारीफ करता या सिर्फ बुराई करता तो वो एक तरफा माना जाता। शुभम ने इसका विशुद्ध प्रशासनिक और आर्थिक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होती है वहां निवेश नहीं आता। जहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहता है वहां निवेशकों का नजरिया बदलता है, उन्हें सुरक्षा महसूस होती है और वो निवेश लेकर आते हैं। शुभम का ये जवाब दिखाता है कि आने वाला अफसर भावनाओं या मीडिया के नैरेटिव में नहीं बहता, वो विवादित चीज़ों में भी राज्य के आर्थिक विकास और कानून व्यवस्था का सीधा संबंध देख सकता है। वहीं अमरोहा के एक छोटे से गांव नगला सांगा की रहने वाली सुरभि यादव की कहानी प्रेरणा और बौद्धिक ईमानदारी की मिसाल है। उन्होंने यूपीएससी में 14वीं रैंक हासिल की है। इंटरव्यू पैनल ने उनसे भारत बांग्लादेश रिश्तों, न्यूज़पेपर की खबरों और एयरलाइन के निजीकरण पर सवाल पूछे। सुरभि को इनकी पुख्ता जानकारी नहीं थी। एक आम उम्मीदवार सोचता है कि कुछ तो बोल ही दूं, लेकिन सुरभि ने साफ कहा, आई डोंट नो। इसके बाद पैनल ने उनकी असल परीक्षा ली। सुरभि इतिहास की छात्रा है, लेकिन उनसे न्यूक्लियर शांति बिल और न्यूक्लियर एनर्जी के पीछे की साइंस पूछ ली गई। इतिहास की छात्रा होने के बावजूद सुरभि ने न्यूक्लियर एनर्जी का पूरा मैकेनिज्म समझाया और सटीक जवाब दिया। इसमें यूरेनियम 235 फ्यूल का इस्तेमाल होता है। सुरभि का इंटरव्यू साबित करता है कि एक जिलाधिकारी को सब कुछ जानने वाला गूगल नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक सेवा में आधा अधूरा ज्ञान या गलत फैसला लेना एक जिले को बर्बाद कर सकता है। नहीं पता कहने की हिम्मत और जो पता है उसे पूरी वैज्ञानिक सटीकता के साथ समझाना नए दौर के ब्यूरोक्रेट्स की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं आजमगढ़ के बिलियारगंज इलाके में रहने वाले आदित्य का इंटरव्यू उनके क्षेत्रीय ज्ञान और ग्लोबल विजन का लिटमस टेस्ट था। पैनल ने सबसे पहले यूपी की ग्राउंड रियलिटी पर 4 प्रहार किए। यूपी के 5 ऐसे लोगों का नाम जिन्हें भारत रत्न मिला हो। लखनऊ से दिल्ली जाने के बीच कौन कौन से जिले पड़ते हैं। यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे लक्ष्य पूरा करेगा और पूर्वांचल में जापानी इंसेफेलाइटिस से निपटने के लिए सरकार के कदम। ये सवाल दिखा रहे थे कि पैनल को एक ऐसा अफसर चाहिए जो दिल्ली लखनऊ के एसी कमरों के अलावा जमीन का भूगोल और पूर्वांचल की बीमारियों को भी समझता हो। लेकिन सबसे रोचक सवाल था, अगर इंडिया के बाहर आपको जॉब ऑप्शन दिया जाए तो कहां भरना चाहेंगे। एक आम उम्मीदवार अमेरिका, यूरोप या जापान का नाम लेता, लेकिन आदित्य ने कहा चीन। वजह पूछने पर आदित्य ने बताया कि चीन की आबादी लगभग भारत के बराबर है, फिर भी वह अपने संसाधनों का बेहतरीन इस्तेमाल करता है, इसलिए वह वहां काम करके सीखना चाहेंगे। यह जवाब रटे हुए दिमाग से नहीं आ सकता, यह एक प्रॉब्लम सॉल्विंग दिमाग की निशानी है। भारत का भू राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के बावजूद एक प्रशासक के तौर पर आदित्य ने यह देखा कि विशाल जनसंख्या को मैनेज करने का जो मॉडल चीन के पास है उसे करीब से समझना भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। वहीं बात करें देवरिया की रहने वाली तान्या सिंह की, तो उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 200वीं रैंक हासिल की। उनसे पूछा गया एक सवाल केस स्टडी था। उनसे पूछा गया
कि आपको गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति का भाषण लिखना हो तो आप किन 3 इश्यूज को मेंशन करना चाहेंगी? यह सवाल सीधा यह जांचने के लिए था कि एक युवा उम्मीदवार देश की किन समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। तान्या ने हवाई बातें करने की बजाय 3 ठोस मुद्दे चुने। पहला, बेरोजगारी, क्योंकि उनका मानना था कि यह देश के युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत है। दूसरा, गरीबी उन्मूलन, यानी इस दिशा में हो रहे कार्यों का ब्यौरा। और तीसरा, आर्थिक मजबूती और विदेश नीतियां। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे अमेरिका के टैरिफ लगाने के बावजूद भारत यूरोपियन देशों के साथ फ्री ट्रेड डील करके अपनी जीडीपी बढ़ा रहा है। ये 3 मुद्दे राष्ट्रपति के भाषण में रखती। राष्ट्रपति का भाषण सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है। तान्या के जवाब से पता चलता है कि नई पीढ़ी के अफसर सिर्फ लोकल समस्याओं तक सीमित नहीं है, वो समझ रहे हैं कि कैसे अमेरिका का कोई फैसला भारत की बेरोजगारी या जीडीपी को प्रभावित कर सकता है और इसके लिए कूटनीति कितनी जरूरी है। यह ग्लोबल सोच लोकल एक्शन का परफेक्ट उदाहरण है। और अंत में बात करें मेरठ के हर्ष नेहरा की, तो इन्होंने 74वीं रैंक पाई है और ये महज 24 साल के हैं। पैनल ने इनकी कम उम्र, उनकी फिटनेस और उनके शहर मेरठ पर फोकस किया। पैनल ने पूछा कि आप हेल्दी हैं और स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, इसके क्या फायदे नुकसान हैं, आपका डेली रूटीन क्या है और मेरठ में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। इसके जवाब में हर्ष ने बताया कि वो फिजिकल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। मेरठ के विकास पर उन्होंने रैपिड रेल का बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण दिया कि कैसे कनेक्टिविटी बेहतर होने से युवाओं को दिल्ली में घर से दूर रहकर तैयारी करनी पड़ती है। जब उनसे गुस्से के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, मैं शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ, किसी भी समस्या का समाधान शांति से रणनीति बनाकर निकाला जा सकता है, गुस्से से नहीं। एक डीएम या एसपी के सामने हर दिन दंगे, प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव जैसी स्थिति आती हैं, वहाँ गुस्सा नहीं रणनीति काम आती हैं। हर्ष का ये जवाब साबित करता है कि यूपीएससी अब सिर्फ किताबी कीड़ों को नहीं चुन रहा, उन्हें शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से बेहद शांत युवा चाहिए। साथ ही रैपिड रेल का जवाब दिखाता है कि अफसर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास का सीधा असर आम आदमी के जीवन पर कैसे पड़ता है, इस बात को बखूबी समझते हैं। यूपीएससी 2025 के इन 5 इंटरव्यू का अगर एक समग्र विश्लेषण किया जाए तो जो तस्वीर उभर कर सामने आती है वो भारत के भविष्य के लिए बहुत आश्वस्त करने वाली है। कुर्सियों पर बैठने जा रहे इन नए अफसरों को मेंटलिटी में 3 चीजें सबसे साफ नजर आती हैं। पहला, ईमानदारी और बेबाकी। इन नए अफसरों को यह स्वीकार करने में शर्म नहीं आती कि उन्हें सब कुछ नहीं पता। यह उस ईगो को तोड़ता है जो अक्सर ब्यूरोक्रेसी को धीमा कर देता है। दूसरा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। ये नए अफसर समस्याओं का रोना नहीं रोते, चाहे वो चीन जाकर जनसंख्या प्रबंधन सीखना हो या गुस्से की जगह रणनीति से काम लेना हो, इनका फोकस सॉल्यूशन पर है। और तीसरा, सिस्टमैटिक अवेयरनेस। इन्हें पता है कि बुलडोजर से विदेशी निवेश कैसे जुड़ा है, अमेरिका के टैरिफ से देश की जीडीपी कैसे जुड़ी है, एक रैपिड रेल से एक छात्र का जीवन कैसे जुड़ा है। कुल मिलाकर ये नतीजे और ये इंटरव्यू इस बात का ठोस प्रमाण है कि देश का प्रशासन अब ज्यादा व्यवहारिक, शारीरिक व मानसिक रूप से फिट और वैश्विक समझ रखने वाले सुरक्षित हाथों में जा रहा है। ये अफसर झूठी वाही लूटने नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस बदलाव लाने के लिए सिस्टम में एंट्री ले रहे हैं। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।